साथियों नमस्कार। ये एक खास अड्डा है और आज हम इस अड्डा में चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमारे देश में जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरों के अधिकार क्षेत्र यानी विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में अतिक्रमण का बार बार सवाल आ रहा है क्या। और ये बहस आज इसीलिए इतनी गर्मागर्म, इतनी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से ऐसे घटनाएं हुई हैं, ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिससे लोगों के अंदर एक जुडिशियल ओवररीच को लेकर एक चिंता, एक कंसर्न बढ़ता जा रहा है। और गुरुवार को यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। इससे पहले ये बताना चाहूंगी साथियों कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अचानक जुडिशियल ओवररीच का मुद्दा एक बड़ी हेडलाइन, एक बड़ी बहस का कारण शायद वक्फ कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला इस समय, जो पेंडिंग मामला है उसके कारण है। ऐसा नहीं है साथियों। मामला सिर्फ वक्फ पर जो पिटिशंस गए और उसको लेकर कोर्ट ने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और अब मामले को मई तक टाल दिया है, 5 मई तक। इस बीच सरकार को जवाब दाखिल करना है। ये जुडिशियल ओवररीच की बात सिर्फ उस मुद्दे तक सीमित नहीं है। लगातार कई ऐसे बातें हुई हैं जिसके चलते जुडिशियल ओवररीच को लेकर चिंता बढ़ी है। और गुरुवार को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस पर जिस बेबाकी के साथ, और मैं तो कहूंगी कि बहुत स्पष्टता और बहुत कड़े शब्दों में इस चिंता को लोगों के सामने रखा है एक कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद ये जो बहस है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। तो वैसे तो साथियों उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने एक लंबा एक उनका भाषण था एक कार्यक्रम के दौरान जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उन सारे वाक्यों को यहां दोहराना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जल्दी से मैं आप सबके साथ ये जरूर साझा करना चाहती हूं कि आखिर वो कौन से बिंदु थे, वो कौन से मुद्दे थे जो उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किए, जिस पर उन्होंने जोर दिया, ताकि इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से बताना चाहूंगी साथियों, सबसे पहले तो जैसा हमने अभी आपके सामने बात रखी, जगदीप धनखड़ जी ने यह प्रश्न उठाया कि भाई कानून बनाने का, कानून पारित करने का जो दायित्व है वो कार्यपालिका का है, विधायिका का है। विधायिका कानून पारित करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। लेकिन और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चल के वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम में यही व्यवस्था है। लेकिन धनखड़ जी ने कहा है कि जुडिशियरी जिसके ऊपर ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है, उसको कहीं वोट नहीं लेना होता, कहीं जनता के समक्ष खड़ा नहीं होना होता, वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों को अपने हाथ में ले, ये डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। फिर उन्होंने सबसे बड़ी चिंता जिस बात को लेकर दिखाई, वो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर्स और राष्ट्रपति के पास जब किसी असेंबली से कोई कानून पारित होकर आता है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत ही कठोर एक फैसला दिया, उस पर जगदीप धनखड़ को चिंता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं और कार्यपालिका विधायिका में जो लोग हैं वो भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो गवर्नर्स को और खास करके राष्ट्रपति को किसी तरह का निर्देश दे सके। और ये निर्देश की बात तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु के याचिका पर यह कहा था कि गवर्नर के ऊपर भी एक डेडलाइन दे दिया कि इतने समय में आपको अगर कानून पारित होकर आया है तो उसको अलाउ करना पड़ेगा, उसको सहमति देनी पड़ेगी अपनी। और राष्ट्रपति के ऊपर भी ये शर्त लगा दी। आपको पता होगा साथियों कि कई बार जब किसी गवर्नर को किसी राज्य की असेंबली में
विधानसभा में पारित किए किसी कानून को लेकर कोई दुविधा होती है या कोई उस पर कोई सवाल या कोई शक होता है, तो उन्हें यह अधिकार है कि वो उसका अनुमोदन न करके उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दिया, केवल राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को भी डेडलाइन दे दिया और ये भी कहा कि अगर उस डेडलाइन के तहत राष्ट्रपति ने कानून को पारित नहीं किया तो उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। इस पर जगदीप धनखड़ ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। ये जो संविधान द्वारा प्रदत्त एक डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसको हम इस तरह से क्यों ध्वस्त कर रहे हैं। फिर और भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें उठाई, जैसे आर्टिकल 142, जिसमें कि न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी कोई भी फैसला लिया जाए, कोई भी कानून बनाया जाए, उसको वो रद्द कर सकते हैं या उसको रिव्यू में डाल सकते हैं। और इस पर तो जगदीप धनखड़ काफी रुष्ट नजर आए और उन्होंने इसको न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा दे दी और कहा कि ये तो ऐसे अधिकार है जैसे कोई न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन उसके बाद जो बात उपराष्ट्रपति ने कही, उससे इस बहस को एक नया आयाम, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। धनखड़ जी ने कहा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया है, आर्टिकल 152 का हर समय उपयोग करते रहना, राष्ट्रपति के ऊपर जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन पर जो पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट का हिस्सा और पार्लियामेंट का मुखिया माने जाते हैं, उन पर डेडलाइन वो कर देना, किसी भी कानून को लेकर रिव्यू कर लेना। लेकिन जब न्यायपालिका का अपना मसला आता है तब इसी सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसा होता है। और तब उन्होंने उदाहरण दिया जस्टिस यशवंत वर्मा के केस का। आप सबको याद दिला दें कि दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के जो आधिकारिक उनका निवास था, जो ऑफिशियल रेजिडेंस, उसमें नोटों की गड्डियां उस समय बरामद हुई जब उनके घर में आग लगने की बात आई। अभी तक किसी को यह नहीं मालूम कि उसमें जो नोट पाए गए वो राशि कितनी थी। अभी तक जो एस्टिमेट्स हैं वो 40 करोड़ से 88-90 करोड़ तक चल रहा है और आज तक कोई इस पर आधिकारिक रिपोर्ट नहीं पता है कि कितना नगद वहां पर जला और बरामद हुआ। लेकिन आज क्या स्थिति है, एक अंदरूनी कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी क्या कर रही है, जांच पड़ताल, किसी को नहीं मालूम। नगद बरामद होने के बाद भी जगदीप धनखड़ ने याद दिलाया कि यशवंत वर्मा पर किसी तरह का कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने खुद को उदाहरण के तौर पर पेश किया और कहा कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरे घर में या मेरे परिस्थिति में या मेरी उपस्थिति में अगर कुछ भी कोई शक होगा या गैरकानूनी कोई बात होगी तो मुझ पे एफआईआर हो सकता है, लेकिन जस्टिस वर्मा पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो विधायिका के काम में ओवररीच, कार्यपालिका को जब चाहे तब निर्देश देना, यहां तक कि हेड ऑफ स्टेट महामहिम राष्ट्रपति को निर्देश देना, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जब जुडिशियरी का सवाल आता है तो मानदंड कितना अलग है कि रोकड़ा नकदी बरामद होने के बाद भी अभी तक कहीं कोई केस फाइल नहीं हुआ है। भले ही उन्हें कहा जाता है कि कोई अदालत में वो बेंच में नहीं बैठ रहे हैं, अदालत में सुनवाई नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत की न्यायपालिका में एक प्रतिष्ठित हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस के तौर पर सेवा दे रहे हैं। और हमारी अड्डा की सूचना तो ये है कि कहीं भी किसी तरह के कोई भी अमेनिटीज और पर्क्स, यानी जो सुविधाएं और अधिकार जजेस के होते हैं, उसमें कहीं जस्टिस वर्मा के किसी सुविधा में, किसी पर्क्स में कोई कटौती या कोई कमी नहीं हुई है। यानी वो अभी भी उन सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जो एक हाईकोर्ट जज की होती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ केवल जस्टिस वर्मा के केस का उदाहरण देकर ही शांत नहीं हुए, उन्होंने आगे भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, जिनमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह जब यह सवाल आया था कि लोकपाल के अंतर्गत हाई कोर्ट के जजेस को भी होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार भी
देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो किस तरह से इस पर तुरंत स्टे लगा दिया गया और आज तक जजेस की कोई इस तरह की ईमानदारी को लेकर अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर किसी तरह का उन पर कोई ऐसा रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एडवाइस के तौर पे, परामर्श के तौर पे समय समय पे कहा जाता है कि हाई कोर्ट जजेस भी अपने जो एसेट्स हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें, लेकिन वो भी बहुत ही सीमित संख्या में वो कुछ जजेस ने किया है और उसके बाद मामला ठप पड़ गया। लेकिन जब लोकपाल में जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को लाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उस पर स्टे लगा दिया कि इससे न्यायपालिका की जो फ्रीडम है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उस पर इससे परेशानी आ सकती है क्योंकि जजेस पे दबाव हो सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो जटिल मसला है वो है एनजेएसी का, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स काउंसिल की बात स्वर्गीय अरुण जेटली के समय संसद में लाई गई थी और जिसको संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। सभी दलों ने खुल करके एनजेएसी का सपोर्ट किया था। उसको उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि फिर वही बात कि इससे जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर परेशानी आ सकती है। और ये स्वतंत्रता की बात कह के आज ये स्थिति है कि जस्टिस वर्मा जैसे केसेस होते हैं तो कोई एक्शन होना तो बहुत दूर की बात है। आज तक इस मामले में हफ्तों बीतने के बाद भी, ये मार्च की घटना है, तब से आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। तो इन सारी बातों को अगर आप समग्रता में देखें साथियों, उससे पहले बहुत जल्दी कुछ और ऐसे मुद्दे जरूर गिनाना चाहेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी, जिसमें कि लोगों की ओर से, एक्सपर्ट्स की ओर से जुडिशियल ओवररीच की बात उसमें महसूस की गई थी। एक तो कृषि कानून का मामला था जिसमें कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, आप इसको करो, नहीं करोगे तो हम कर देंगे। इसी तरह से इसमें इससे पहले भी कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की बात तो हमने आपको कही है। इसके अलावा भी, और सबसे ताजा जो अभी हालिया उदाहरण है वो तो वक्फ का है। हालांकि वो मामला अदालत के विचाराधीन है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए आखिर में उसमें क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ बातों पर, कुछ प्रावधान को लागू करने से रोक तो लगी गई है, तो यानी अदालत में उसमें अपनी टांग तो अड़ा ही दी है। लेकिन और भी कुछ चीजें थी, हाईवेज को लेकर कई बार बात हुई, पब्लिक फंक्शंस में किसका क्या कंडक्ट होना चाहिए, इसको लेकर। तो कुल मिलाकर साथियों, समय समय पर न्यायपालिका, जो दूसरे जो अंग हैं हमारे संविधान के, कार्यपालिका और विधायिका, उनको लेकर तो बहुत ही एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड, एक बहुत ही कठोर एक स्टैंड होता है, और जरा सी बात पर खटाक से वो उसमें अपनी बात उसमें रख करके उस पर कोई भी ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर देता। अब जैसे रफाल का मुद्दा था या इस तरह के और भी मुद्दे हैं जो पूरी तरह से देश की सरकार या फिर विधायिका के उसके अधिकार क्षेत्र के मुद्दे हैं, लेकिन कोर्ट को 1 मिनट नहीं लगता उस पर अपना कोई ऑर्डर पारित करने में। जब न्यायपालिका के अपने लोग कटघरे में हों, जब न्यायपालिका के अपने उसके व्यवहार, उसके आचार, उसके कॉन्डक्ट पर सवाल होते हैं, संपत्ति का ब्यौरा देने की बात आती है, भ्रष्टाचार पर जुडिशियरी में क्या हो रहा है, इसकी असली स्थिति क्या है, इसका सवाल आता है, या जजेस के अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता हो, ना कि एक कोलिजियम बैठे जिसमें जजेस ही जजेस का अपॉइंटमेंट का फैसला करें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या पूरी न्यायपालिका के रवैये में हम दूसरे तरह का व्यवहार क्यों देखते हैं, ये सवाल आज हम अड्डा पर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज जगह जगह, गली गली, लोगों के घरों में, ऑफिसेज में, गली नुक्कड़, मैदान और पार्क में, कहीं भी आप चले जाइए तो न्यायपालिका को लेकर ये बहस हर जगह हो रही है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो मुद्दे सामने उठाए हैं, ये वही बातें हैं जो हम और आप आम लोगों के जहन में घूम रही हैं। उन्होंने केवल इसको
शब्दों में व्यक्त करने का काम किया है। इस पर विचार करिएगा और हमसे अपने व्यू जरूर साझा करिएगा। हम इस पर नजर बनाए हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच की बहस किस दिशा में जाती है और वक्फ का मुद्दा जो है वो भी आने वाले महीने में, मई के महीने में, उस पर क्या रुख अदालत अपनाती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ अड्डा में आते रहिए।